हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। और इसमें काफ़ी सारी बातें जो है वो हम लोग समझ चुके हैं। एंड इसमें हम लोग मेंस के भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आप लोग लिख भी रहे हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फंडा है और हमारी पार्लियामेंट का जो भी है कि कैसे उनमें मतभेद रहता है, कैसे आरक्षण की व्यवस्थाएं जो भी है कि होती रहती है। टाइम टाइम पे काफ़ी क्रिटिसाइज भी इनको किया गया था। देन आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे और इसके बाद आज से पूरा मतलब कंक्लूजन की ओर पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, बाद में मेरे को जो आप क्वेश्चन सेंड किए हैं उसको चेक करेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि आपकी गलतियाँ क्या है या आप उसमें अच्छाइयाँ क्या है, ठीक है। तो अच्छाई तो सब कोई देख सकता है, गलतियाँ बताना मेरा काम है। तो यहाँ पे हालांकि दोनों चीज़ें ही बताऊंगी मैं, क्योंकि थोड़ा ना क्या होता है कि जब आप लिख रहे हो और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि चलिए ठीक है, कोई तो पढ़ रहे हैं और कोई एक भी पढ़े तो अच्छी बात है कि फिर काम करने में अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, फिर लास्ट में हम लोग वो सब चेक करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, जो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तो ओवरऑल आप समझ चुके हैं कि कैसे जीवंत दस्तावेज है, ठीक है। कि आज भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन इन द सेंस ऐसे नहीं कि हम सोते जागते उठते बैठे जब हमें ज़रूरत पड़े जिस चीज़ की परिवर्तन कर लेंगे, नहीं। संविधान में परिवर्तन करने के लिए हमें 3 आधार दिए गए हैं। एक तो सामान्य बहुमत के आधार पर हम कर सकते हैं, एक विशेष बहुमत के आधार पर यानी तो थर्ड मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करे उसके आधार पर, और एक हम कर सकते हैं कि तो थर्ड मेंबर के साथ साथ जो हमारी राज्य की विधायिकाएं हैं वहाँ के आधे मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इससे हम 3 तरीके के देख चुके हैं कि कैसे होता है। एंड ये भी समझ चुके हैं कि जब राज्य को सम्मिलित किया जाता है तो किस किस संबंध में किया जाता है, कि जब उनकी शक्तियों का सेंटर और स्टेट के पावर की बात आती है उस बीच में किया जाता है। कुछ जनप्रतिनिधित्व से रिलेटेड बातें आती हैं तो उसमें राज्य को भी इंक्लूड किया जाता है जब हम संविधान में संशोधन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं कि आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। और अभी तक 104 बार संशोधन हो चुके हैं आपके संविधान में, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं इसमें कि क्या हुआ यहाँ पे, कि हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना है एंड उसे प्रूव भी किया, माना ही नहीं उसे प्रूव भी किया है कि है, ठीक है। और इसका मतलब इसका क्या अर्थ है, और लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। यानी कि एक जीवित प्राणी की तरह, अभी हमने कहा ना 104 संशोधन हो चुके, यहाँ पे मेजर पॉइंट ये नहीं कि संशोधन हो चुके, मेन बात ये है कि जैसे जैसे परिवर्तन आ रहे हैं उसी हिसाब से हम अपने संविधान को भी परिवर्तित कर रहे हैं और वो आज भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आप देखिए, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ यार कि कोई इतना दूरदर्शी कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा 70-75 साल हो रहे हैं तब तक कि उन्होंने सोच के बनाई है। एंड पूरा मुझे भरोसा है कि हमें अपने देश के संविधान को कभी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि जिस तरीके से संविधान गढ़ा गया है ना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गढ़ा गया है। और वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके जो जितने भी संविधान सभा में मेंबर थे, कुछ अलग ही शक्तियाँ थी उनके पास, कुछ अलग ही पावर था यार। मतलब सोचिए कितना खूबसूरत संविधान। हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं होता है कि आज 10 साल बाद बदल गया, किसी का 15 साल बाद बदल गया। हमने कई बार सोवियत संघ का भी एग्जाम्पल लिया कि कैसे उसमें बदलना। नेपाल में भी कभी संविधान बनता है, कभी बिगड़ता है उसका। हर जगह कहीं ना कहीं सिचुएशन बनी रहती है, लेकिन हमारा संविधान जो बनाया गया बहुत खूबसूरत बनाया गया। और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसमें क्या बताया गया है कि जीवित प्राणी की तरह वो मतलब क्या है कि समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है, एक जीवित प्राणी की तरह। जैसे हम सब क्या करते हैं कि सपोज मान के चलिए अभी ठंडी है तो हम ठंड में अपना जो भी स्वेटर वगैरह पहनते हैं, अब हम अकड़ के नहीं बैठ जाते कि नहीं नहीं, गर्मी में तो हमने बनियान पहन के घूमी थी, ठंड में हम कैसे स्वेटर पहन सकते। यार प्रकृति है, उसका परिवर्तन हुआ तो हमने भी अपने आप को ढाल लिया कि गर्मी में हम बनियान में काम चला थे लेकिन सर्दी में हमें स्वेटर पहननी पड़ेगी। हमने क्या किया कि यहाँ पे काम चला लिया। कभी हमारे यहाँ इकोनॉमिकली कंडीशन बेकार हुई तो पहले जहाँ पे हम एसी चलाते थे, कूलर चलाते थे, तो हमें क्या लगा कि थोड़ा सा हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चलिए ठीक है हम फैन से भी अपना गुजारा कर सकते हैं।
हमने उसमें कंप्रोमाइज़ कर लिया। यानी कि हम क्या करेंगे, एक डेड बॉडी जो होगी वो क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक जीवित प्राणी हमेशा जो भी परिवर्तन हो रहा है उसी हिसाब से वो भी परिवर्तित हो जाता है, और यही इंसान की पहचान है। यदि आप सोचो ना कि जो हम पहले करते थे वही आज भी करेंगे, हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं है, तो आप दुनिया के साथ एक कदम भी नहीं चल पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो संविधान में पहले लिख दिया गया था, जरूरत आज कुछ और है, आपको नहीं नहीं हम बदलेंगे ही नहीं, तो फिर ऑब्वियस था कि हमें संविधान ही बदल देना पड़ता, हमें दूसरा संविधान लिखना पड़ता। जब 104 संशोधन किए गए तो उसी में हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि इसमें तो आप बिल्कुल भी अब कोई भी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करोगे, तो फिर हमें क्या होता कि लगता कि चलो ठीक है, अब हम नया ही संविधान बना लेते हैं, ये पुराना वाला तो अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, कि अब हमारे पापा कहें भैया हमारे बब्बा जी धोती कुर्ता पहनते थे, तुम भी पहनो, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम समाज में नहीं चल पाएंगे। ये समाज की सच्चाई है, परिवर्तन हो चुका है कि आज जीन्स और शर्ट पे आ गए लोग, धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं। तो हमें परिवर्तित कर अपने आप को करते रहना चाहिए, और ये अपने जीवन का भी फंडा होना चाहिए कि जब भी परिवर्तन है उस हिसाब से आप ढल जाओ। यहाँ पे यही बताया गया है कि संविधान भी हमारा उसी तरीके से काम कर रहा है। परिवर्तन जब भी आता है उसको परिवर्तित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि वास्तव में यह उस पहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत के संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। और समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी मतलब गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण क्या है, प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। और यही लोकतांत्रिक संविधान की असली मापदंड है। यानी कि यही क्या है, लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदंड है। और लोकतंत्र में क्या हुआ है कि व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं, और समाज में इसके अनुसार क्या है कि प्रयोग चलते रहते हैं। और कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के भी सम्मान का पात्र भी होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे यह है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है। जब हमने इतनी तारीफ कर दी, तो अब क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अब आगे क्या लिखा वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या भगवान की मूर्ति बना देते हो आप तो वो खुद की रक्षा कर लेता है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमियां होती हैं। ठीक है, हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि यार भगवान तो अपनी रक्षा नहीं कर रहा, हमारी क्या करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि लोकतंत्र की मतलब उसके संरक्षण में सक्षम है या नहीं है, या खुद की भी रक्षा कर रहा है या नहीं है। तो पूरे ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हुआ क्या कि यहाँ पे पिछले 55 वर्षों के दौरान, तो आप प्लीज़ 55 वर्ष नहीं, क्योंकि ये 2006 तक की किताब है, ठीक है, तो इसलिए 55 वर्ष बता रहा है। यहाँ पे आप 75-76 साल लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि दौरान देश की राजनीतिक तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई, और इस अध्याय में हम उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं। और 1950 से क्या हुआ है कि संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था। मैंने आपको कल क्वेश्चन भी एक दिया था, संसद की सर्वोच्चता। यहाँ पे कि संसद की सर्वोच्चता, लोग अपने अपने अस्तित्व के लिए मरे जा रहे हैं। संसद कहता है कि हमारी सर्वोच्चता है। और दो केस मैंने ऐसे बताए थे कि एक बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, संसद ने अपनी सर्वोच्चता साबित कर दी। उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ना, क्योंकि हमने देखा था काफ़ी सारा चीज़ उसमें परिवर्तित किया गया था, तो इसमें से क्या हुआ कि संसद ने अपनी सर्वोच्चता साबित कर दी कि भैया हम सर्वोच्च है। लेकिन फिर मिनर्वा मिल्स वाद मामला आता 1980 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं सर्वोच्च हो, कहीं ना कहीं यहाँ हम भी आपके उसमें क्रॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सर्वोच्चता का था ना कि यहाँ पे क्या हो सकता है। और संसदीय लोकतंत्र में क्या हुआ कि संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जो संसद है वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व
क्योंकि हमारे ही द्वारा चुने गए मेंबर वहाँ पे बैठे हुए हैं और इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। और इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो और प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है और उन यहाँ यदि देखें कि इनके माध्यम से ही वह कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। पूरा ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कि संसद क्या है। संसद में हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, हमने जिन्हें चुन के भेजा वो बैठे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में बैठे हैं। उनका दायित्व है कि हमारा प्रतिनिधित्व वो करेंगे, वो जनता के लिए वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे जो इसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए इनको। तो ना तो हमें ये कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर आ गई कि वही सब कुछ करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर उतनी है, आप जान चुके हैं कि यहाँ पे संविधान की सिर्फ व्याख्या करेगा। मैं आपको कल डिटेल से समझाने की कोशिश भी की थी एंड आई होप कि आपको वो समझ में भी आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या चीज़ें हैं, ठीक है। संसद के पास क्या है कि वो आपका संविधान में संशोधन कर सकता है और ये 3 बातें हैं कि किस आधार पे कर सकता है। तो प्लीज क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आप जब भी क्वेश्चन खोलेंगे देखेंगे तो आप लोगों के पास प्री का यदि क्वेश्चन बैंक हो या सॉल्व पेपर हो, कुछ भी हो, तो देखिएगा वहाँ पे कि जो विधायिका है आपकी, कार्यपालिका है, जुडिशरी है, इनसे कितने क्वेश्चन बने हैं, पर ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सारी चीज़ें वहाँ से समझ सकते हैं। अब आता है कि न्यायपालिका का योगदान। यदि मैं इसमें बात करूं तो न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब और पिछड़े तथा असहयोग लोगों के हित की रक्षा के लिए कानून बनाने यानी संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका की योगदान की अभी हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ कि न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का क्या मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहयोग लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने यानी संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। ऐसा कौन मानता था? संसद मानता था। विवाद का कारण क्या था कि हम मान रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल है, आप मान रहे हैं हम बहुत पावरफुल है, हम दोनों अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में झगड़ा बना रहेगा, ठीक है। कोई एक कमजोर पड़ जाए तो बात बन सकती है, लेकिन कभी हम कमजोर पड़ते नहीं। हमारी निजी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे तो संसद का और पार्लियामेंट का आप छोड़ दीजिए, यदि जुडिशरी का छोड़ दीजिए, तो हम अपनी ही लाइफ में देख लें, उसका ही एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं कि कभी कभी हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे घर परिवार में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम अपने अपने को साबित करने के लिए, अपनी अपनी कही गई बातों को साबित करने के लिए मतलब कुछ भी करने तक तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी बात को मनवा के ही रहते हैं। हम झुकते नहीं, फिर टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, ये वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वही वाली सिचुएशन थी, क्योंकि संसद ऐसा मानती थी कि हम गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, असहयोग लोगों के लिए, हित की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं संविधान में, ठीक है। और यहाँ पे न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि वे ये सब कार्यकलाप जो है वो संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं के से बाहर की जाने मतलब की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है, उतना ही ध्यान इस बात पर भी देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना होने पाए। यहाँ पे विवाद क्या है ना कि यदि संसद, पार्लियामेंट यदि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे यदि सुप्रीम कोर्ट ना बनाया गया होता तो आप सोचिए कि सिचुएशन कैसी होने वाली थी। पार्लियामेंट किसी का भी आधार लेके, और राजनीति इतनी गंदी चीज़ होती है ना, मतलब गंदी चीज़ होती नहीं है, प्लीज़ ये वर्ड मैंने गलत बोल दिया और आप लोग समझना भी मत। राजनीति आप भी करते हो, हम भी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम किसी पार्टी के मेंबर हो तभी राजनीति होती है, ठीक है। तो राजनीति का मतलब जो भी समझ रहे होंगे ये इलेक्शन से, तो वो थोड़ा गलत समझ रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं होता, थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग बनाइए। तो यहाँ पे जो आज बना के चले, जो आज दिख रहा, मैं उस बेस पे बोल रही हूँ कितनी गंदी हो गई है, ठीक है। तो इस वर्ड को आप गंदा मत कहिएगा, लेकिन आज का जो आधार बनाया गया है राजनीति का, वो जरूर बहुत घटिया वाला है। एक मूवी आई है कुछ ऐसे डर्टी पॉलिटिक्स करके है, उसको आप लोग देखिएगा, शायद यही उसका टाइटल है। तो वहाँ पे दिखाया गया है कि अपने पॉलिटिक्स के लिए किस हद तक लोग गिर सकते हैं, किस हद तक किसी का भी मर्डर करा सकते हैं, किसी का भी रेप कर सकते हैं, किसी को भी अगवा कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ जायज़ है। ऐसी होती है आज के युग की राजनीति, और पहले भी कुछ ऐसा ही होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग अब उसका थोड़ा सा गलत तो खैर दुरुपयोग कर ही रहे हैं, और इसीलिए बताया गया है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आप यदि इतनी छूट दे देते हो तो वो डेली कहेंगे कि भाई हम गरीबों के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, संशोधन कहीं पे भी कुछ भी कर दे रहे हैं संविधान की, तो मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यदि कोई उनको रोकने वाला नहीं हो, सपोज हमें कोई रोकने वाला नहीं हो ना, तो हम क्या करेंगे, हम पे कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं होगा, हम बिल्कुल खुले हवा में उड़ेंगे। लेकिन यदि कोई हमें रोकने वाला है, कोई हमें टोकने वाला है, हम अपने कदम संभाल संभाल के रखेंगे। गलतियां भी करेंगे तो उसे छुपाने की कोशिश के लिए पहले से रास्ता हम ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनको प्रॉब्लम हमारे इस काम से हो सकती है, ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, यहाँ तक कि हमें उठा के पटक भी सकते हैं। इसलिए हम अपने बचाव के लिए पहले से ही गलतियां कर भी रहे हैं तो रास्ता खोजेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनको लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट वालों को, कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी राजनीति में हो सकती है यदि ऐसा किया गया, और इसलिए दोनों के बीच विवाद बना रहता था कि आप मूल संविधान में कोई छेड़छाड़ मत करिए। और भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में भी मतलब में ही निहित है कि न्यायपालिका ने क्या किया कि केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी यानी कि आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान आप पढ़ोगे तो मूल ढांचे के बारे में आपको कहीं भी उसमें उल्लेख नहीं मिलेगा, और संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है। इस प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है, यानी कि जो अभी हम बार बार बोल रहे हैं ना, मूल संरचना में परिवर्तन मत करो, मूल संरचना में ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया कि इस आर्टिकल के तहत ये संविधान की मूल संरचना की बात करता, पूरा ही है ना उसका मूल संरचना यार, पूरा स्ट्रक्चर, वो बुक है जो, वो पूरी ही मूल संरचना के रूप में है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अवधारणा दी है कि इसके अंदर जो भी समाहित है वो पूरा का पूरा मूल संरचना है, कहीं पे भी आप छेड़छाड़ करोगे भैया तो दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया, पिछले 3 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार से अपनाया, तो थोड़ा इसको भी हम देखेंगे। यही क्या होता है, यही आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। शब्द और भावना, यानी कि शब्द हमारे कुछ और निकल रहे हैं, सेंस कुछ और निकल रहा है, हमारी भावना कुछ और है, ठीक है। उसको देखें कैसे। यहाँ पे न्यायालय का क्या है कि यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। सपोज अभी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इसलिए ना पढ़े कि यहाँ पे हम बुक पढ़ रहे हैं, हमारा हॉबी है, हमें अच्छा लगता है तो हम पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ अंदर की बातें हमें सीखनी चाहिए। एक ही बुक में हमने बहुत सी बातें सीख चुके हैं, तो उसके अंदर का निहितार्थ हमें देखना चाहिए ना, कि कहना क्या चाह रही है इस बुक में, इस लेसन में हमें क्या सिखाया जा रहा है, उस पर ध्यान देने की हमारा सर्वोच्च न्यायालय बात करता है या न्यायालय बात करता है। और कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए न्यायालय ने क्या किया कि संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मूल संरचना मैंने अभी आपको बता दिया कि पूरा का पूरा उसका होल पैकेज, ठीक है। ये पूरा ही मूल संरचना, मूल स्ट्रक्चर है उसका। इसमें कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो तो उन्होंने अपने सुविधा अनुसार कहा कि ये तो इसके बिना हम बात ही नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा करो। तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे वर्ड नहीं लिखे गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे अब आता है आपका राजनीतिज्ञों की परिपक्वता, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं।
क्या है? उपर्युक्त जो भी आपके अनुच्छेदों में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है। वो क्या होता है? 1967 यानी कि 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में क्या हुआ कि संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। जब विवाद दोनों में पैदा होता है तो हमारी कार्यपालिका और संसद को क्या लगा कि कहीं ना कहीं हमें इसमें एक संतुलित दीर्घकालीन समाधान लाने की आवश्यकता है। ऐसा समाधान लाया जाए कि हम डेली डेली हमारे बीच में विवाद ना हो। मैंने आपको एक क्वेश्चन कल दिया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ऑब्वियस है कि ये हमारे सरकार के अंग है तीनों, संसद भी, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनमें जो भी अपने अस्तित्व को फिर लेके विवाद चलता है, दिक्कत इसमें है। यहाँ पे क्या हुआ कि केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार करने मतलब कराने के प्रयास किए गए, और जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संविधान संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। अभी आया था ना, संसद की सर्वोच्चता की बात ही कर रहे थे कि उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही ला दिया, बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया। वहाँ पे संतुलित जो आपका स्टेब्लिश की बात कर रहे थे, इतना ज़्यादा कर दिया ना कि लग रहा था कि आज नया संविधान गढ़ा जा रहा है। 42वें संविधान संशोधन में कुछ ऐसी बातें की गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब केशवानंद बनाम भारती में उसने, अभी हमने देखा ना कि आत्मा के आधार पे, प्रियम्बल के आधार पे उन्होंने केस का निपटारा किया, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि उन्होंने इसको पूरा स्थापित किया। लेकिन क्या हुआ कि मिनर्वा मिल प्रकरण 1980 में न्यायालय ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया, और इसलिए केशवानंद मामले के निर्णय दिए जाने के 3 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी क्या किया कि मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की। ये तीनों बातें याद रखना आप लोग। पहले केशवानंद भारती बाद मामला आता है 1973 में, ठीक है। वहां पे सिचुएशन थोड़ा उल्टा थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की बात कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं वहां पे कि हम इनमें नियंत्रण करने की बात आ सकती है, एक ओर से देखें तो। दूसरी बात हमने देखा कि वहां पे संसद को, कार्यपालिका को ऐसा लगा कि यहाँ पे अभी हमें कुछ बदलने की जरूरत है। उसने क्या किया कि मतलब आधे से अधिक चीजें बदल डाली, 42वां संविधान 1976 ला दिया। लेकिन उसके जस्ट कुछ ही सालों बाद 1980 में कुछ ऐसी घटना होती है कि वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट अपना अस्तित्व की बात करती है। वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को सर्वोच्चता प्रदान करती है, और इसके बाद ये जो मूल संरचना की बात आती है और संसद को भी फिर माननी पड़ती है बाद में। और संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने क्या किया कि स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ कारगर यानी कि भाग्य से के साथ करार बताया था, और संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। और यह आदर्श आज भी यदि हम देखें तो धूमिल नहीं पड़ा है, और यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। हम आज भी उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, आधे से अधिक सदियां गुजर चुकी हैं तब भी, ठीक है। और जनता की यहाँ पे चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल आज भी उतने ही कारगर हैं। कहीं पे भी उनको आपको नहीं लगेगा, ऐसा महसूस नहीं होगा कि पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो आपको लगता है कभी भी कि ये पुराना हो चुका है? आज हम कह रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है, हमें मोहब्बत करने का अधिकार है, हमें सांस लेने का अधिकार है, हमें अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है, कोई हमारा शोषण कर रहा है उसके खिलाफ हमें लड़ने का अधिकार है, हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इन सब का भी शोषण हो रहा है तो संवैधानिक उपचारों की बात आर्टिकल 32 करता है, 226 करता है कि हम न्यायपालिका भी, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसका भी हमारे पास राइट है। तो हमें आज भी नहीं लगता, और हमारे बच्चे आएंगे उन्हें भी यही सारे अधिकार मिलने वाले हैं।
हम कुछ दे के जाएँ चाहे ना जाएँ, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वालों के लिए ये सौगात तो ज़रूर दे के गए हैं कि हम अपनी पीढ़ी के लिए भले ही एनवायरनमेंट ख़त्म कर दें, धरती ख़त्म कर दें, सब कुछ नष्ट करके जाएँ, पानी ना रहे पीने के लिए, लेकिन जो संविधान में लिखा गया, वो तो सौगात में मिलता ही जा रहा है। और अभी पता नहीं कितने सालों तक इतने ही अच्छे तरीके से चलता रहेगा। ठीक है? अब समय का तो ख़ैर कोई नहीं जानता, किसी की तानाशाही की गवर्नमेंट आ गई, उसने कहा सब कुछ जला-सला के फेंको-फाको, यहाँ पे अब राजशाही शासन होगा, ऐसी-वैसी व्यवस्थाएँ होगी, तो फिर वो अलग बात हो जाएगी, सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो ख़ैर वहाँ की बात तो फिर आप लोग और हम लोग इतना ज़्यादा दूर की नहीं सोचेंगे, क्योंकि दूरदर्शी हैं भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे अब आते हैं ओवरऑल कंक्लूजन में कि बातें क्या थी, कैसे थी, और कंक्लूजन तो आप खुद कंक्लूड कर सकते हो इतना कुछ पढ़ने के बाद कि ओवरऑल आपको समझ में क्या आता है, क्यों इसे एक जीवन दस्तावेज आप कहते हैं, ठीक है? यदि मैं पूछूं कि 2-4 शब्दों में आप इसे कंक्लूड कर दो कि आप इसे क्यों जीवंत दस्तावेज कहते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप आसानी से इसे कंक्लूड कर सकते हो। बट इसका भी आप थोड़ा-सा देख लीजिए कि ये क्या कहते हैं। यहाँ पे है कि बुनियादी संरचना में कौन-कौन से तत्व निहित है, इस बात को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। बुनियादी संरचना जो अभी हमने देखा ना कि पहले इसमें भी विवाद था कि जब कहीं संविधान में लिखा नहीं गया, आप बुनियादी संरचना की बात कैसे कर रहे हो? तो कहीं न कहीं इसमें भी अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है, और इन बहसों के चलते रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद जो होते हैं लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं, और साथ ही हमारे राजनीतिक दलों और नेतृत्व ने भी इन बहसों के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया है, और उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा के बाहर ना जाए, और समझौतों और आदान प्रदान के बिना राजनीति नहीं चलती है, और अतिवादी रुख अपनाना सिद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है। वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफी आकर्षक भी दिखता है, और यहाँ पे देखें, लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपने अतिवादी विचारों और नजरिए को छोड़कर एक न्यूनतम साझी समझ विकसित करनी पड़ती है। इसके बिना क्या होता है कि लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिज्ञों ने इन बातों को भली भांति समझा, और इसी मर्यादा व्यवहार के यहाँ पे देखें कि कारण क्या हुआ, लोकतंत्र संविधान सफल रहा, यानी कि जो लोकतांत्रिक संविधान है वो सफल रहा, और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहती है। विभिन्न अंगों के बीच मतलब सर्वोच्च होने की कैसे, आपकी कार्यपालिका भी कहेगी हम सर्वोच्च है, संसद कह रही है हम सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हम सर्वोच्च है, तो इनके बीच तो अपनी प्रतिद्वंदिता चलती ही रहती है, और जन जागरूक यानी कि जन कल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनके बीच द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन अंततः बहुत सुकून वाला आप निर्णय देंगे, ठीक है? इतनी सारी बातें आपने बता दिया कि मतभेद भी ज़रूरी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक संविधान है, यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं होगा, तो हम सुधार करने वाले नहीं हैं, किसी तरीके से नहीं है। यदि ये मान के चलिए ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई टोक नहीं रहा, हम मान के चलिए कि जा रहे हैं इस रास्ते पे, ठीक है? हम यदि यहाँ से जाते तो पहुँच जाते आसानी से, लेकिन अब हम यहाँ से चल रहे हैं आराम-आराम, तो किसी ने कहा, "भैया उधर से क्यों जा रहे हो? ये तो कितना पागल इंसान है।" आपको मना करेगा कि आप इधर से मत जाइए, इधर से जाइए, तो आप नहीं सुनेंगे। लेकिन हमने कह दिया, यार मतलब ये कितना पागल इंसान है, जब इस रास्ते से जाके वो आसानी से पहुँच सकता था, यहाँ से क्यों जाने की इसको क्या ज़रूरत है? मतलब ये सनकी हो गया है क्या? इसे समझ में नहीं आता। आपके माइंड में ना तुरंत इसका रिएक्शन पैदा होगा, तुरंत रिएक्शन पैदा होगा। यदि मैंने प्यार से मना किया होता कि यार आप इधर से मत जाओ, ये रास्ता सही नहीं है, आप नहीं पहुँच पाओगे, तो आपको लगता कि नहीं, नहीं, ऐसे कैसे? हम तो जाएँगे। लेकिन मैंने वहीं पे तड़कता भड़कता मसाला लगा के आपको बोल दिया कि आपको इधर से नहीं, मतलब ये कितना पागल इंसान है, सनकी इंसान है यार, मतलब कहाँ से रास्ता जा रहा है, जबकि इधर से जाता तो पहुँच जाता। तो फिर आप कहते कि अब तो पागल तो आप बन नहीं सकते हो, इसलिए आप क्या करोगे कि रास्ता आप चेंज करोगे, और हो सकता है कि यार ये रास्ता मुझे पता था, लेकिन कोई आप और भी ईज़ी रास्ता आपको पता हो, और वहाँ से आप निकल जाओ। बहुत ही आसानी से आप बहुत जल्दी पहुंच जाओ वहां तक, क्योंकि मैंने जो बातें कही थी बहुत कड़वी वाली कही थी, लेकिन वो आपके लिए बहुत फायदा कर गई। मैंने कहा कि आपसे यूपीएससी नहीं निकल सकता है, क्योंकि आप उस काबिल बने नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग में आया कि यार मैं ही उसके काबिल बनूं, अब तो मैं इसे दिखा के मानूंगा या मानूंगी कि मैं ही यूपीएससी निकाल सकता हूँ, कोई और नहीं निकाल सकता है।
तो आपके अंदर डबल एनर्जी आएगी। आप डिमोटिवेट, यदि आप एक अच्छे इंसान हैं तो डिमोटिवेट इस बात से नहीं होंगे, आपके अंदर उस बात की डबल एनर्जी आएगी, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अभी तक तो नहीं करना था लेकिन अब करूंगी या अब करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सारी खुशियां त्यागना पड़े तो त्यागना पड़े, लेकिन इसकी बातों का तो हम मुंह तोड़ जवाब दे के रहेंगे। तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में हो, हमारे लोकतांत्रिक समाज में हो, कहीं पे भी हो, बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आप सोचिए कि विपक्ष पार्टी के ना होते ना, तो सत्ता पार्टी तो पूरी तानाशाह बदलने में 1 मिनट नहीं लगने वाला है। ये बात भी आप समझ के चलिए, और तानाशाह हुआ तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। फिर हम जनता की बात नहीं करेंगे कि जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाया गया शासन है, ऐसी फिर बात होगी ही नहीं। तो आलोचक होना बहुत ज़रूरी है। तो वही हमने पूरा पहले यहाँ पे इन्होंने सारी बातें समझा दी कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है, एक लोकतांत्रिक संविधान में होना भी चाहिए। जो यहाँ पे लिखा गया कि जो भी कह रहे हैं इनके अस्तित्व की बात है, वो भी ठीक है, हम झगड़ा करते रहते हैं, चलता रहता है वो सारी चीज़ें, और एक चलता रहना चाहिए। चुपचाप शांत बैठने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ कि हम शांत बैठे रहें, ठीक है? वो सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, लेकिन अंततः जो निर्णय देंगे आप, कि जनता के हाथों में ही रहता है, और यानी कि अंततः निर्णय क्या होता है, जनता के हाथों में ही रहता है। वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली है। कोई भी लड़ रहा है तो वो यही चाहता है कि जनता की खुशहाली और आज़ादी की बात हो। सिंपल सा है। आपने सारी कमियों के साथ बहुत खूबसूरत सा निष्कर्ष भी यहाँ पे निकाल दिया कि ऐसा ऐसा है। और हमारे संविधान में ये बातें भी बिल्कुल नहीं कहा गया कि विपक्ष को बोलने का हक नहीं, विपक्ष को जी भर बोलने का हक है, जितना चाहे उतना बोलने का हक है, उसमें कोई नहीं रोक सकता है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रोक दे। और देखते हो आपकी न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखते भी होंगे कि किस तरीके से हमारा जो विपक्ष है, हम कभी कभी कहते हैं कि इस टाइम हमारा विपक्ष कमज़ोर चल रहा, क्योंकि वो सॉलिड आंसर दे नहीं पा रहा। विपक्ष कमज़ोर होना भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये भी बात सही है, एक बहुत स्ट्रांग वाला विपक्षी पार्टी होनी चाहिए, जो कि उनके हर एक जो भी गलत काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सही भी है, तो उनमें भी कुछ गलत निकालने की हिम्मत रखे वो। और ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो खुद ही अपनी बातों में फँस जाएँ कि वो कह क्या रहे थे, हो क्या रहा था यहाँ पे, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम ये कर क्या रहे थे, कि कहीं की बात कहीं कुछ और कह रहे हैं, कभी मन किया तो हम यहाँ से देश ही से भाग जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, थोड़ा विपक्ष हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। हमें, जब लोकतंत्र में जनता सजग होगी, विपक्ष सजग होगा, सत्ता पार्टी तभी काम करेगी, वरना किसका पेट दर्द करता है यार कि किसी के लिए कुछ करें, वो भी सुकून से अपना ऐश करेंगे, बढ़िया पैसों से खेलेंगे, क्या दिक्कत है उन्हें। तो जब हम ऑब्जेक्शन उठाते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जनता आवाज़ उठाती, तब तो ये सारी चीज़ें एक्टिव रहती हैं। हम ही नहीं कुछ करेंगे तो कौन एक्टिव रहना चाहेगा। सबको सुकून की ज़िंदगी चाहिए, सब सुकून से रहेंगे। तो यहाँ पे सबकी भागीदारी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस होती है, इसीलिए आप निष्कर्ष भी लिखेंगे ना, ऐसा ही लिखेंगे। और अब आते हैं हम क्वेश्चन में। आई होप कि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करते हैं, जो मैंने आरक्षण की बात की थी आपको, बस मैंने आपको बस लिखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन उतना छोटा सा नहीं बनता, लेकिन आपने लिख के दे दिया, अच्छी बात है कि टाइप नहीं किए, लिख के ही दे दिए। वहाँ पे क्या था कि आरक्षण हमारा जातिगत आधार पे होना चाहिए था या आर्थिक आधार पे, कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोनों पॉइंट आपको रखती हूँ, उसके बाद आप खुद निष्कर्ष निकाल लेना कि सही क्या है, ठीक है। क्योंकि जो गोपाल ने आंसर भेजे थे आप, वहाँ पे क्या था कि आपने एग्जैक्टली कह दिया कि जातिगत आरक्षण ना होके हमें आर्थिक आरक्षण की बात करना चाहिए। और मैं खैर पहले ही बोल चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही आंसर आने वाला है, कि हो सकता है कि आप गलत हो। और मैंने आपको थोड़ा सा सचेत भी किया था कि बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके ही आंसर दीजिएगा, तो हो सकता था कि आप शायद सही नहीं, लेकिन ठीक है कि एक ओवरऑल यही निकलता है कि हमें आर्थिक आधार पे ही करना चाहिए। लेकिन अभी आप मेरे बताने के बाद कहेंगे कि कुछ बुरा है, कुछ बहुत ही बुरा है, तो बुरा वाला अच्छा है भैया, तो उसी को अपना लेते हैं, ठीक है। तो इसे प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
क्या है ये, मतलब ये आरक्षण के बारे में जो भी मुद्दा है, सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट के विचार की। यदि हम देखें, बात करते हैं यहाँ पे इंदिरा साहनी का केस आता है, ठीक है। तो इंदिरा जो साहनीवाद 1992 का केस आरक्षण को लेके आता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या किया था, 50% आरक्षण की बात की थी, ठीक है। ओबीसी का भी आरक्षण देना उन्होंने कहा था सही था, और वो भी जाति आधारित आरक्षण सही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जातिगत जो आरक्षण दिया गया है वो सही है, ठीक है। और हिंदू में क्या होता है कि कई पिछड़ी जाति हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात लिखी थी, वहाँ पे भी आप लिखे थे ये, कि हिंदू में सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू है तो हिंदू में तो सब बातें हैं, हिंदू में पता नहीं कौन, मतलब बहुत सी जातियाँ आती हैं, बहुत सी जातियाँ आती हैं, ठीक है। एक मुस्लिम वर्ग में भी बहुत सी जातियाँ आती हैं। तो यहाँ पे जातिगत आधार का सिर्फ हिंदू नहीं ले सकते, अपने कंट्री में जितने भी धर्म के लोग हैं उनमें हर एक में बहुत सी जातियाँ आती हैं, बहुत से जाति वर्ग के लोग हैं। तो उनमें से होता है ना कि ओबीसी में इस कैटेगरी के लोगों को रखा गया है, एससी में इस कैटेगरी के लोगों को रखा गया है, तो उनका भी होता है कि किस में क्या रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे पिछड़ेपन की भी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी, और आवास, व्यवसाय, बेरोजगारी, ईटीसी जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ओबीसी के लिए कहीं ना कहीं बात की गई थी कि जो पिछड़े हैं ओबीसी उनको हम देंगे, लेकिन हम जिनके पास अच्छी खासी रहने की व्यवस्था है, व्यवसाय है और उनके पास रोजगार भी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ओबीसी वालों के लिए ओनली था, ठीक है। आरक्षण क्या होता है? आरक्षण का जो आधार है वो जाति के आधार पर ही क्यों सही माना गया था? तो यहाँ पे जो भी हमने बात की कि बहुसंख्यक जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, वो कई जातियाँ हैं और पिछड़ेपन की बहुत ज़्यादा शिकार है, ठीक है? और यहाँ से क्या होता है कि यदि हम आर्थिक आधार पे आरक्षण लाते हैं, कि आपने देख लिया कि इसमें क्या हो रहा है कि एक हम पहचान बना पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई हमें इसमें प्रमाण पत्र लाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अपने देश में जाति धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। यहाँ पे कोई भी अपनी जाति नहीं छुपाना चाहता। मर जाएँगे तो मर जाएँगे, अपनी जाति नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है? हम सबका यही फंडा होता है, अपने देश में तो ख़ासकर। कि कोई कितना भी गरीब हो, आप उससे कह दो कि आप ये जाति बदल लो, हम आपको बहुत अच्छा खासा कर देंगे, वो भी 10 बार आनाकानी करेगा, हम नहीं करेंगे। भूखे मर जाएँगे तो मर जाएँगे, अपना धर्म नहीं बदलने वाले, अपनी जाति नहीं बदलने वाले हम। चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और देश में इसी वजह से बहुत ज़्यादा विवाद वगैरह होते रहते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि पहचान जातिगत आधार पे हम बहुत आसानी से कर पाते हैं, चाहे वो मतलब कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी में किस में रखना है उसमें हमें परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब देखिएगा कि आर्थिक आधार पे यदि आरक्षण हुआ, तो अभी जो 10% का आया कि 8 लाख वार्षिक आय होनी चाहिए। 8 लाख वार्षिक आय में कौन सी मिडिल फैमिली नहीं आ जाएगी? और यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा आर्थिक आधार के आरक्षण पे बढ़ेगा कि अब मैं आपको बताती हूँ, जो आपने कहा था कि बिल्कुल, मैंने आपको हमेशा बोला आप सभी लोगों को कि प्लीज़ एग्जैक्टली आंसर मत दो यार, कि बिल्कुल यही सही है। हम आपने लास्ट में लिख दिया ना कि यहाँ पे जातिगत आधार पे ना हो, कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है? क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पे गलत है या सही है, और ये बिल्कुल गलत है। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि संविधान सभा में जो मेंबर थे, किस तरीके से काम कर रहे थे, कैसे क्या है। तो इसमें क्या हुआ कि भ्रष्टाचार अब बढ़ेगा कैसे? मान लीजिए इसमें कह दिया कि 8 लाख रुपए वार्षिक इनकम होनी चाहिए, 2 बीघा ज़मीन होनी चाहिए, 2 एकड़। तो लोगों ने क्या किया, क्या दिक्कत है? सब तो अपने ही आदमी हैं। किसी की भले ही यहाँ पे 10 लाख रुपए इनकम हो रही है, को क्या बनाने में जाता? आज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं, उनमें से ही आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की स्कीम के लिए यहाँ पे अपनी वार्षिक जो इनकम है, किसी की 30,000 बनवा के रखे होंगे, किसी की 50,000 बनवा के रखे होंगे, कोई एग्जैक्टली सही इनकम नहीं बनवा के रखा, क्योंकि इनकम टैक्स पे करना पड़ता है हमें। वहाँ पे यदि हमने सही इनकम बनाई तो गवर्नमेंट की हमें योजना नहीं मिलेगी, हम बीपीएल में नहीं आएंगे। और बड़े बड़े जिनके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, जमीन भी है, उनके पास बीपीएल का कार्ड होता है। उनके पास क्या होता है, बीपीएल का कार्ड होता है। तो क्या दिक्कत है यार, किसी को भी दस्तावेज में तो हमको उसमें प्रमाण पत्र में तो बनवाना है, हमने बनवा दिया भैया कि हमारी वार्षिक आय जो तो 30,000 ही, आप तो 8 लाख की बात कर रहे हैं, हम तो 30,000 वाले ही हैं, हमें तो मिलना ही चाहिए।
तो इसमें भ्रष्टाचार आप देखिए कितना ज़्यादा बढ़ेगा। और थोड़ा-सा ना जो ये जो आर्थिक आधार के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस की मैं बात करती हूँ, और प्लीज़ अब से ना जो भी क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा थोड़ा-सा उसमें सेंस लगाइएगा। एंड आपने लिखने की कोशिश की, स्टार्टिंग के वर्ड बहुत अच्छे थे, बट लास्ट में जो आपने एग्ज़ैक्टली वाला लिख दिया ना कि यही होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए था। खुद वहाँ पे आप मार खा सकते हो। और मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। पहले हमें संविधान की बातें लिखनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस विषय में उसकी बातें लिखनी है, और फिर हमें अपनी बातें लिख के कंक्लूजन देना है। ओवरऑल कितना हुआ कि इन दोनों को आधार लेके कि क्या सही है, अपनी बातें भी थोड़ा सा मेंशन करनी है। और यहाँ पे हम सॉलिड लिखेंगे तो ही काम चलेगा, इधर उधर की बातें लिखेंगे तो काम नहीं चलने वाला। ये यूपीएससी है, ठीक है, कॉलेज का एग्जाम हमारा नहीं है। तो अब आपको आज फिर से मैं क्वेश्चन दूंगी, उसका फॉर्मेट सहित कैसे क्वेश्चन होता है वो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बस कि क्या आर्थिक होना चाहिए या जातिगत होना चाहिए, बस इतना बताना था आपको। और आपने वो एक्सप्लेन भी किया, लेकिन आज फिर से आप इसी को लिखेंगे, यहाँ पे मेरे बताने के बाद लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैं आर्थिक आधार का जो आरक्षण है आप क्वेश्चन में भी ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है उसके पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस की आप बात करें यदि, तो यहाँ पे क्या होगा कि जातीय भेद मिटता है। मैं पॉजिटिव सेंस अभी देख रही हूँ, ठीक है, कि आप आर्थिक आधार पे यदि आरक्षण की बात करते हैं, आप प्लीज़ पॉइंट नोट करते जाइए, मैं अभी बोल रही हूँ। इसमें पॉजिटिव पॉइंट हमने क्या देखा यहाँ पे कि जातीय गत भेद जो है वो मिटेगा यदि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। सवर्ण में भी पिछड़ापन है तो यहाँ भी उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, कि जो सवर्ण है उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ लोग पिछड़े हैं तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा यदि हम आर्थिक आधार पे करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जाति प्रथा पर नियंत्रण लगेगी, इसका ये पॉजिटिव सेंस है कि कोई जाति कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ अर्थ के आधार पर होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाति पर भी नियंत्रण होगी, जाति प्रथा पर। एक वर्गीय व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, हम एक वर्ग की बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने ना तो हिंदू कहा, ना मुस्लिम कहा, ना सिख कहा, ना ईसाई कहा, हम एक वर्ग में आ गए कि अब सिर्फ जिसको इकोनॉमिकली कंडीशन बेकार होगी हम उसे आरक्षण देंगे, हमने जाति को हटा दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस है कि ये चीज़ें हो सकती हैं आर्थिक आधार पे यदि हम आरक्षण की बात करते हैं तो। उसके बाद क्या हुआ कि जाति आधारित राजनीति पर मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो जाति आधारित राजनीति है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी सही सिचुएशन हो रही है। अब आगे आते हैं, हम निगेटिव सेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि अभी जो हमने इसके पॉजिटिव सेंस देखे अब निगेटिव सेंस देखते हैं, वो भी आर्थिक आधार के आरक्षण पर। तो इसका क्या होता है, जो इसका गवर्नेंस है ना कठिन है बहुत, इसका गवर्नेंस करना बहुत कठिन है, इसका शासन संचालन बहुत ही कठिन है। यहाँ पे भ्रष्टाचार मैंने कहा था ना आपको यहाँ पे कि ये जो आपको यहाँ पे यदि इसे चलाना है तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता देंगे कि कहीं ना कहीं इसका गवर्नेंस ही कठिन है, और इसे लागू करने हेतु संगठन बनाना होगा, कर्मचारी चाहिए होंगे। इसे यदि हमें आर्थिक आधार पे लागू करना ही है तो कुछ ऐसे संगठन बनाना होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कर्मचारी भी चाहिए, ठीक है। तो जितना पैसा जा नहीं रहा उतना तो हम कर्मचारियों को पेमेंट में लगा देंगे, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद क्या होगा कि गैर योजनागत व्यय होगा। यहाँ पे गैर योजनागत व्यय कैसे होगा कि हमें संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन के बाद कर्मचारी रखने होंगे, तो इनमें तो पैसा लगेगा ना, ऐसे तो फोकट में कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा गैर योजनागत व्यय हो जाएगा कि यहाँ कोई स्कीम ही नहीं तो उसमें भी हम व्यय करते जा रहे हैं, ठीक है। ये आर्थिक आधार के आरक्षण के निगेटिव सेंस है कि क्या क्या इसके निगेटिव सेंस हो सकते हैं। और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा करप्शन तो वो बढ़ेगा ही। और करप्शन कैसे बढ़ेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप बस एक पॉइंट लिख सकते हैं निगेटिव में भ्रष्टाचार, ठीक है। अब क्या आता है, इंदिरा शाहीनीबाग केस जातिगत आधार पर था, इसमें ये नेगेटिव सेंस में ही लिखेंगे। और यहीं पे हम देखें कि अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखिए मैंने जातिगत भी आपको बता दिया, और यहाँ पे वो जो मैंने पहले बोला ना आपको कि कुछ गंदा है कुछ बहुत ही खराब है, तो आप किस पे जाना चाहोगे। कुछ खराब है, ठीक है, कि कुछ हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन कुछ बहुत ही खराब है तो हम खराब वाले में ही जाएंगे ना, चलो इसी में एडजस्ट करते हैं। बहुत ही खराब में चले जाएंगे तो डूब ही जाएंगे ना। तो आर्थिक आधार पे तो आप देख लिए कि क्या सिचुएशन होने वाली है। तो यहाँ पे ठीक है कि ये जो हम कह सकते हैं अपने कंक्लूजन में कि जातिगत आधार आरक्षण जो है वो एक आवश्यक बुराई है।
आवश्यक बुराई है, क्योंकि आर्थिक आधार को आप पूरा समझाने के बाद लिखेंगे। जो मैंने पॉइंट दिए ना कि आर्थिक आधार के प्लस पॉइंट लिखेंगे, नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, क्वेश्चन आपका यूपीएससी में कैसे बनेगा। क्वेश्चन वो 2 नंबर का नहीं बनता है। क्वेश्चन यूपीएससी का मान लीजिए ऐसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण एक अच्छा विचार है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, और चाहिए तो आप लिख भी लीजिए कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है एक अच्छा विचार है, किंतु क्या आप ऐसा मानते हैं कि ई गवर्नेंस एंड आधार योजना को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक आर्थिक आरक्षण नीति सफल नहीं हो सकती है। ई गवर्नेंस और आधार योजना भी है, उसमें भी उसके प्लस पॉइंट है और निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है आपका आर्थिक आधार के आरक्षण को लेके। एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है यहाँ पे जो जातिगत वाला मुद्दा है, ठीक है, कि इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे यूपीएससी का क्वेश्चन एक ऐसा हो सकता है कि क्या आपके विचार में जाति आधारित आरक्षण होना चाहिए, आपसे पूछेगा हमेशा यूपीएससी। ये अभी तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए बट ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि क्या आपके विचार में, यहाँ पे आपका विचार पूछा रहा है कि जाति आधारित आरक्षण होना चाहिए। क्या आप यह मानते हैं कि जाति पिछड़ेपन का आधार होती है, जबकि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को स्वीकार किया गया है। पिछड़ेपन को हमारे संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से किया गया है। यहाँ पे ये जातिगत आधार वाला फंडा आता है। और एक क्वेश्चन जो बनता है आपका कि क्या आपके विचार में आर्थिक आधार पर आरक्षण बेहतर होता है, क्योंकि जाति आधारित आरक्षण से वर्ग भेद बढ़ता है, विवेचना कीजिए। तो आपको ये 3 क्वेश्चन आरक्षण से लेके कुछ ऐसे मैंने इसको फॉर्मेट किया है कि बन सकते हैं। तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन आप लिखिए जिसका आंसर आपको लिखना है कि क्या आपके विचार में आर्थिक आधार पर आरक्षण बेहतर होता है, क्योंकि जाति आधारित आरक्षण से वर्ग भेद बढ़ता है, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि पार्ट फर्स्ट में आपको थोड़ा सा ये इंदिरा साहनी वाला केस डालना है, वहाँ पे आर्टिकल 16 का 4 के तहत आरक्षण संभव है। सुप्रीम कोर्ट आपको 50% की बात करता है, ओबीसी को मिला के सारी चीज़ें लिखनी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कई हिंदी बहुसंख्यक, आप जातिगत आधार पे पूरी चीज़ें लिखेंगे क्या कैसे हैं। उसके बाद आप आर्थिक आधार पे भी आरक्षण की बात करेंगे। आर्थिक आधार के बाद में आप पॉजिटिव सेंस भी डालेंगे, निगेटिव सेंस भी डालेंगे, और उसके बाद, ठीक है, ओवरऑल आप कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि आर्थिक आधार पे यदि हम बात करें कि जातिगत आधार पे क्या बताया गया यहाँ पे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण बेहतर होता है। तो इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पे आर्थिक आधार का जब आपने पूरा दिखा दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, और उसके बाद आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर जो आरक्षण है वो हमारे लिए सारी कमियों के बाद भी एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि हमने आर्थिक आधार के आरक्षण की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ गिना दी हैं कि उसका गवर्नेंस भी कठिन है, उसमें करप्शन की बहुत ज़्यादा बात आएगी। उसकी अच्छाइयों को देखते हुए भी यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें बहुत सी खामियां भी हैं, बहुत सी खूबियां भी हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक आधार के कंपेयर में आपका जो जातिगत आधार आरक्षण है कहीं ना कहीं वो एक आवश्यक यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा कंक्लूजन होगा, कहीं ना कहीं आवश्यक है। आप एग्जैक्टली नहीं लिख दोगे कि नहीं नहीं वही आवश्यक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और कुछ पॉइंट यहाँ पे और हैं कि मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक राष्ट्रीय पहचान, यानी कि आधार योजना की बात करें कि आधार योजना से भी होता है। एक आधार योजना आपका आधार नंबर से आपका सारा डाटा उसमें फीड रहता है, ठीक है। तो उसकी खैर वहाँ की बातें, बस आप इतना लिखेंगे तो उससे आपका पूरा जो बात है उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप कर पाएंगे। तो उसको आप करने की कोशिश करिएगा आज फिर से, और जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं कल चेक करूँगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, और आप लोग बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आज आपने थोड़ा सा गलती की है, आपका सुधार होगा, आज बताने के बाद कुछ सुधार होगा, ठीक है। मैं नहीं कहती कि 100% होगा, 100% हो जाएगा तो फिर आपको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही सुधार करें आप, और उसके बाद से आगे धीरे 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 आप में इम्प्रूव आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आप बहुत अच्छा लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और कोशिश करते रहना चाहिए हमें, तभी हम अच्छी चीज़ों तक पहुंच पाएंगे।
आप कोशिश नहीं करोगे तो अच्छी चीज़ों तक पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग अपना कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसको देख के कि अपना लेसन जो है वो मतलब जो क्लास है वो ख़त्म होगी, ठीक है? तो इसको 1 से 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे, 3 दिन में जो भी होता है हमारा। और क्वेश्चन भी साथ-साथ हम लोग करते ही जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भी एक्टिव हैं और भी लोग जितने लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं वो भी एक्टिव हो जाएँगे समय रहते तो अच्छी बात है। और जिससे ये लग रहा हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, अभी नहीं पढ़ेंगे ये वो दुनिया भर का, बाद में बहुत पछताएँगे। बाद में आपके पास एक ही वर्ड बचेगा, काश। बस एक ही वर्ड है आपके पास फिर बाद में कि काश उस टाइम सही टाइम यूज़ कर लिया होता। तो ऐसा काश वाला सिचुएशन ही क्यों आए, पहले से ही सुधर जाएँ तो बेहतर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।